ऑफेंस ऑफ रेप इन इंडिया, भारत में रेप का ऑफेंस के बारे में ये जो चीजें हैं उसको हम डील करने जा रहे हैं। और मुझे बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं होना कि कैसे हुआ, कौन सा पार्टी था, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सब जो है मुद्दा आप डिस्कशन किसी भी न्यूज चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि कौन सा पार्टी का हाथ है, पुलिस क्यों ने एफआईआर लिखा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो सब छोड़ दीजिए। हम आज बेसिकली रेप क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं ताकि लॉ के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाए। और इस तरीके से लॉ का जो नुआंसेस है, लॉ का जो कंपोनेंट है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो रेप है वो सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है। इंडियन पीनल कोड की जब हम आईपीसी की बात करते हैं, ये 1860 में बना है और इसके सेक्शन 375 में रेप के बारे में दिया गया है। और 375 से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये जो है इसका पनिशमेंट क्या होगा, गैंग रेप क्या होगा, ये तमाम तरीके की चीजें दी गई है। तो वो चीज आप बाद में समझ लेंगे। सबसे जो कॉम्प्लेक्स होता है कि रेप का मतलब क्या होता है और क्या चीज ऐसा होगा तो कहलाएगा कि ये रेप हुआ है। देखिए, 2013 से पहले का एक रेप का लॉ है और 2013 के बाद का एक लॉ है। ठीक है, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज करा गया है 2013 के बाद से रेप के लॉज में। पहले जो रेप लॉ था 2013 से पहले, मैं बहुत ही समराइज वे में बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सकें। जब मैं 2013 के बाद का लॉ में बताऊं तब उसको बड़े आराम से आप रिलेट कर सकें। 2013 से पहले जो कंसेप्ट था उसमें यह कहा जाता था यदि कोई मैन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है किसी फीमेल के साथ, क्या करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो रेप कहलाएगा। यह चीज 2013 से पहले लिखा हुआ था। 2013 में जो निर्भया का केस हुआ उसके बाद जो कमेटी बैठी, 2012 में हुआ एक्चुअली, और 2013 में कमेटी बैठी और उसके बाद जो है एक ड्रास्टिक चेंज लाया गया और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट को ऐड कर दिए। अब जो बात इन्होंने पहले कहा था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो रेप होगा, ये जो चीज है इसको बहुत ही ब्रॉड कर दिया गया। बोला ये बात तो समझ में आता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ऑब्वियसली बात है रेप होगा, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो करेंगे यदि आप तो रेप ही कहलाएगा, ऐसा माना जाएगा कि ये भी रेप ही है। वो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चेंजेस करे गए हैं, इसको हम आज समझने का प्रयास करते हैं। और आज मैं जो बता रहा हूं वो एज इट इज आज 2020 में यही लॉ है। यदि चेंज होगा कभी तो हम उसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही। अब देखिए ये बड़ा आसान सा स्टेटमेंट लग रहा है आपको, लेकिन है बड़ा कॉम्प्लेक्स। एक ही लाइन में कहा कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, उसके बाद कंडीशंस दे दिया कि ये सारे कंडीशंस यदि होंगे तो माना जाएगा कि रेप है। लेकिन वो तो हम कंडीशंस को बाद में देखेंगे, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अभी हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो पहला लाइन है इसमें कहता है कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। इसका मतलब ये क्लैरिफाई कर दिया इस पार्टिकुलर स्टेटमेंट से कि रेप यदि होगा तो किसके द्वारा होगा। रेप हमेशा मैन के द्वारा ही होगा। मतलब ये हुआ कि कोई भी वुमेन रेप नहीं कर सकती है। जब आप डिबेट वगैरह में सुने होंगे, कहीं कहीं पढ़े होंगे कि जो है वुमेन मैन का रेप नहीं कर सकती है। वो कैसे, कहां लिखा हुआ है, वो इसी का इंटरप्रिटेशन है। इसमें कहा गया है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, तो ऑब्वियस सी बात है जो यहाँ पे वर्ड मैन यूज करा गया है, जो इसको बनाए हैं, जो चेंज किए हैं, उनको पता है कि मैन का मतलब क्या होता है। वो चाहते तो यहाँ पे पर्सन लिख सकते थे, वो चाहते तो मैन स्लैश वुमेन लिख देते, वो चाहते तो मैन स्लैश वुमेन स्लैश ट्रांसजेंडर लिख देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलब आप इंटेंशन को समझिए। देखिए लॉ एक ऐसा चीज है जिसको समझने के लिए आपको पूरा दिल और दिमाग दोनों समझना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, मतलब एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा है कि यदि रेप होगा तो किसके द्वारा होगा, सिर्फ मैन के द्वारा ही हो सकता है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात क्लियर होने से हमें यह पता चल गया कि ट्रांसजेंडर रेप नहीं कर सकता या फिर फीमेल रेप नहीं कर सकती। ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही, देखिए यहां भी ही यूज किया है, मतलब यह हुआ कि इससे रिलेटेड है, मैन के कारण यहां पे ही यूज हुआ है। अब आगे हम बढ़ते हैं, कंडीशंस को देखते हैं कि क्या आखिर कंडीशंस यहां पे लगाए गए हैं। पहला कंडीशन कहता है कि पेनिट्रेट्स हिज पीनस, क्या करना है, पेनिट्रेट्स हिज पीनस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो
विथ हिम और एनी अदर पर्सन। अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है इसको बड़े अच्छे से आप समझ लीजिए। यदि आप इसे अभी समझ लेंगे तो आगे ये चीज काफी बार रिपीट हुआ है, वहां पे आपको फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से चीजें स्मूथली चलेगी। लेकिन अभी हम इसमें 2-3 मिनट रुक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं, तोड़ तोड़ के समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि पेनिट्रेट्स हिज पीनिस, ये बात बता दिया कि किसी भी एक्सटेंट तक अपने जो मेल जो है वो अपने सेक्सुअल ऑर्गन को क्या कर रहा है कि फीमेल में इंसर्ट कर रहा है। एक्सटेंट टू द एनी एक्सटेंट, किसी भी रूप में, चाहे आप 1 इंच करें, 2 इंच करें, 4 इंच करें, 5 इंच करें, हार्डली मैटर्स। यहां पे बिल्कुल एक्सप्लिसिटली क्लेरिफाई कर दिया कि आप किसी भी एक्सटेंट तक यदि आप इंसर्ट करते हैं, क्या इंसर्ट करते हैं। तो आप लोग में से कौन मैसेज कर रहे हैं बीच में? मैं कई बार मैंने बताया है कि मैसेज नहीं कीजिए, बट चलिए। insert to any penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person। अब ये बात समझ में आ गया कि क्या इंसर्ट कर रहा है, मेल सेक्सुअल ऑर्गन को इंसर्ट करा जा रहा है। कितना एक्सटेंट तक? एनी एक्सटेंट तक। मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मिलॉर्ड मैंने तो मात्र 1 इंच ही इंसर्ट किया था, ये तो पूरा इंसर्ट ही नहीं हुआ था वेजाइना में, और चूंकि वेजाइना में पूरा इंसर्ट नहीं हुआ है तो ये रेप नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कर सकते आप, ऐसा डिफेंस नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पे क्लियर कर दिया कि पेनिट्रेट्स हिज पीनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना, माउथ, चाहे आप वेजाइना में करें, फीमेल सेक्स ऑर्गन में करें, या फिर आजकल ये जो है ओरल सेक्स का नाम आपने सुना होगा, ओरल सेक्स, जिसमें आप फीमेल के माउथ में अपने मेल और पार्ट को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो उस सिचुएशन में भी ये रेप का ही हिस्सा है, रेप ही कहलाएगा। तो ये बात समझ में आ जाएगा कि वेजाइना में हो, माउथ में हो, यूरेथ्रा हो, या फिर एनल सेक्स करते हैं, एनस में हो, हार्डली मैटर, कहीं भी किसी भी तरीके से यदि इंसर्शन हुआ है आपके मेल ऑर्गन का किसी भी प्रारूप में, कितना भी एक्सटेंट हो, फर्क नहीं पड़ता किसी महिला के अंदर, तो उस सिचुएशन में ऐसा माना जाएगा कि रेप का कंडीशन फुलफिल हो गया है और ये रेप है। ये मात्र एक कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं, कहता है और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। अब देखिए ये भी हो सकता है कि आप इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने मेल ऑर्गन को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उस फीमेल को बोल रहे हैं कि ऐसा करो, तुम मेरे मेल ऑर्गन को, मेरे ऑर्गन को अपने ऑर्गन में इंसर्ट करो। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप स्टैंड स्टिल हैं, लेकिन आप फीमेल को बोल रहे हैं, उसको किसी भी तरीके से बोलें, चाहे डरा के बोलें, धमका के बोलें, जैसे बोलना है बोलिए, और आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो खुद से आपके मेल ऑर्गन को अपने अंदर इंसर्ट करवाए। तो आप टेक्निकली, मैं टेक्निकली स्पीकिंग, यहां पे क्या होगा, डिफेंस ले सकता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो इंसर्ट किया ही नहीं, मैंने तो पेनिट्रेट किया ही नहीं, ये तो खुद मेरे ऑर्गन को जबरदस्ती अपने फीमेल ऑर्गन में इंसर्ट करी है। तो चूंकि ये खुद इंसर्ट कर रही है तो मैं तो रेप नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तो किया ही नहीं, मैंने तो इंसर्ट ही नहीं किया। तो बोला नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं चलेगा, चाहे आप करें या फिर आप फीमेल को बोल करके ऐसा करने को मजबूर करें, या किसी तीसरे पर्सन को आप बोल करके करें, फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस डिफिनेशन से इसके ब्रॉडनेस को समझने का प्रयास कीजिए कि किसी भी तरीके से यदि इंसर्शन हुआ है, चाहे आप किए हैं या फीमेल खुद की है या फिर कोई और तीसरा बंदा किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि इंसर्शन हुआ है टू एनी एक्सटेंट, किस चीज का, आपके मेल ऑर्गन का, उसके वेजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में, एनस में, तो माना जाएगा कि पहला जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गया और ये रेप होगा। तो ये जो चीज है ये एक्चुअली सेक्सुअल इंटरकोर्स ही कहलाता है, जो 2013 से पहले ये वाली चीजें थी कि आप करेंगे तो कोई मतलब रेप होगा। ठीक है, आप यदि करेंगे इंसर्शन तो रेप होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कहलाता था। लेकिन अब जो चीजें हैं, अब जो ऐड करा गया है उसको आप समझिए। देखिए क्या कहता है, इंसर्ट क्या है, दूसरा कहता है कि इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट। अब किस चीज की बात कर रहा है? अब एनी एक्सटेंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया, ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, अब बड़ा कम समय लगेगा, आराम से आप समझ सकते हैं। कहता है इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, और अ पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट को, नॉट बीइंग द पेनिस। मतलब ये बोला पेनिस नहीं है, वो मेल सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, कोई और पार्ट है, जैसे फिंगर हो सकता है, आप किसी भी फिंगर को इंसर्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन में।
आप यदि फिंगर को इंसर्ट करते हैं फीमेल सेक्सुअल पार्ट में और उसके बाद कहते हैं कि देखिए मैंने तो पेनिस को किया ही नहीं, मैंने तो अपने मेल ऑर्गन को किया ही नहीं, सेक्सुअल ऑर्गन को, तो ये रेप नहीं होगा। बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, चाहे फिंगर हो आपका, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पे लिख दिया एक्सप्लिसिटली एनी ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट मतलब चाहे वो पेन हो या फिर बोतल हो, बियर बोतल हो या कुछ और हो, रॉड हो, जो भी चीजें आप कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ता। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आप इंसर्ट करने का प्रयास करते हैं वो भी रेप होगा। ये सारी चीजें 2013 से पहले नहीं थी। यदि आप फिंगर इंसर्ट करते थे, हो सकता है कोई और ऑफेंस होगा वो, लेकिन रेप नहीं कहलाता था। लेकिन अब इस चीज को बहुत ज्यादा ब्रॉड कर दिया गया है, तो उस ब्रॉडनेस को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कहता है इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब फिंगर की हम एग्जांपल ले सकते हैं, नॉट बीइंग द पेनिस, पेनिस नहीं है, पीनस नहीं है, लेकिन कोई और दूसरा बॉडी पार्ट है, उस सिचुएशन में भी होगा। इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा और एनस ऑफ द वुमन और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। तो चाहे वो पीनस हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो या बॉडी का कोई पार्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप किसी भी एक्सटेंट तक इंसर्ट करेंगे तो उस सिचुएशन में रेप ही कहलाएगा। कुछ एग्जांपल हमारे पास आए थे। आखिर ये सब लॉ क्यों बना? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल आए थे जिसमें बियर बोतल को इंसर्ट कर दिया गया या फिर किसी और तरीके का काम किया गया जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन नहीं था, किसी और चीज को उसमें इंसर्ट करने का प्रयास किया गया। हमारे पास एग्जांपल के तौर पे लिखिए, देखिए यहाँ पे दिल्ली रेप रेपिस्ट इंसर्टेड कैंडल्स को इंसर्ट कर दिया, बॉटल कर दिया टू स्टॉप गर्ल ब्लीडिंग। और ये सारी चीजें, बॉटल हो या बियर बॉटल, तो काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था एक समय में। और उसके बाद ये इस तरीके का यहाँ पे रखा गया कि यदि आप ऐसा करेंगे तो वो भी रेप ही होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो कंडीशन है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा है, कहता है कि मैनिपुलेट्स, क्या कर रहे हैं आप? मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्या मैनिपुलेट कर रहे हैं? मैनिपुलेट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her to do so with him or any other person। अब यहां पे ये कह रहा है कि चलो आप यदि इंसर्ट करते पेनिस को समझ में आता, आप यदि ऑब्जेक्ट को करते समझ में आता, आप यदि किसी और बॉडी पार्ट लाइक फिंगर्स को करते समझ में आता, आप कुछ ये सारा चीज नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या आप कर रहे हैं? आप वुमेन को खुद बोल रहे हैं कि वो अपना फिंगर, अपना जो फिंगर है, वुमेन को आप कंपेल कर रहे हैं कि वो अपने फिंगर को अपने बॉडी पार्ट्स में इंसर्ट करे। आप कर सकते हैं, वो भी रेप होगा। आप यहां पे देखिए क्या कर रहा है, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट, बोल रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपना फिंगर भी इंसर्ट नहीं किया, कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, पेनिस से भी इंसर्शन नहीं हुआ, सेक्सुअल ऑफेंस नहीं हुआ, आई मीन सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ। मैं अब क्या कर रहा हूं, उसी के बॉडी पार्ट को, उसके फिंगर को पकड़ करके उसके वेजाइना में इंसर्ट करने का प्रयास कर रहा हूं और बोल रहा हूं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ये तो तुम्हारा ही बॉडी पार्ट है, तो मैं तो बच गया। अरे नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। दो ऊपर बच जाओगे, ऊपर दोनों कंडीशन में बच जाओगे, तीसरे में आकर के फंसोगे। तीसरा देखिए क्या कहता है, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन, वुमन के किसी भी बॉडी के पार्ट को आप इस तरीके से मैनिपुलेट करते हो सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वेजाइना, यूरेथ्रा, एनस और एनी बॉडी पार्ट एटसेट्रा। तो ये भी चीजें जो है कवर हो जाती है, ये भी रेप ही कहलाएगा, ये भी माना जाएगा कि आपने रेप ही किया है। दो आप अपने फिंगर्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को आपने किसी ऑब्जेक्ट से इंसर्ट करने का प्रयास नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये रेप कहलाएगा। आप ब्रॉडनेस को देखिए कि किस तरीके से इसको ब्रॉड कर दिया गया है कि किसी भी सूरत में कोई भी व्यक्ति अब नहीं बच पाए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। और जब हम यहां पे पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें, यदि लॉ बनाई गई है, देखिए लॉ क्या होता है। लॉ बेसिकली एक टूल है जो सोसाइटी के डिमांड को कैटर करता है। सोसाइटी का डिमांड जिस तरीके से चेंज होता है वैसे लॉ को भी चेंज होना पड़ता है। यदि लॉ चेंज नहीं हो तो फिर सोसाइटी का डिमांड कभी पूरा नहीं हो सकता, और नहीं होगा तो सोसाइटी के डिमांड में और लॉ में दोनों में डिफरेंस होगा और सोसाइटी लॉलेसनेस हो जाएगा। वहां पे लॉ का बिल्कुल काम नहीं हो पाएगा वहां से। इसीलिए सोसाइटी का डिमांड था कि लोग अब ओरल सेक्स करना शुरू कर दिए थे तो उसको इंक्लूड करते, लोग बॉटल इंसर्ट करना शुरू कर दिए थे उसको इंक्लूड करना पड़ा, लोग फिंगर इंसर्ट करना शुरू कर दिए उसको इंक्लूड करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से एक और आप देखिए यहां पे चौथा जो है, चौथा कहता है कि अप्लाइज हिज माउथ। अब क्या कर रहा है कि आप किसी भी बॉडी पार्ट को किस तरीके से, वो सारी चीजें कवर हो गई। अब कहता है कि अप्लाइज हिज माउथ, मतलब किसके माउथ की बात कर रहा है? हिज माउथ मतलब क्या? मैन का माउथ है ना, क्योंकि हिज यहां पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया बात? ठीक है, अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजाइना
एनस यूरेथ्रा ऑफ ए वुमन। यदि आप अपने मुंह को उसके प्राइवेट पार्ट पे, जो औरत है उसके प्राइवेट पार्ट पे लगाते हैं, आप अपने टंग से उसको इंसर्ट करने का प्रयास करते हैं, ऐसे केसेस बहुत सारे आए हैं। उस सिचुएशन में भी, क्योंकि बचने के लिए लोग कर सकते हैं डिफेंस की, ना तो मैंने फिंगर इंसर्ट करा, ना तो मैं पीनस इंसर्ट करा, ना तो कोई ऑब्जेक्ट करा, मैंने तो अपना मुंह लगाया था वहां पे जी। बोला भाई तुम मुंह पे लगाओ या नाक लगाओ या कान लगाओ, हार्डली मैटर्स, कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता, रेप ही होगा। यहाँ पे मुंह के बारे में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजाइना एनस यूरेथ्रा ऑफ ए वुमन और मेक्स हर टू डू सो विथ हिम और एनी अदर पर्सन। ये सारी चीजें मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, मैं ऑलरेडी पहले बार में समझा दिया हूं। और आगे देखिए क्या कहता है, अंडर द सर्कमस्टांसेस फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग 7 डिस्क्रिप्शन। अब बोला कि ऊपर जो कहानी चला वो जो है किस कंडीशन में होगा ये भी समझना पड़ेगा। यदि कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अप्लाई करता है, अपने माउथ करो, बियर बॉटल करो, पेनिस करो, कोई और ऑब्जेक्ट करो, फिंगर करो, हार्डली मैटर्स। ये जरूरी है कि इन हालात में यदि होगा तभी रेप होगा। क्या हालात है अब हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या हालात है, कहता है कि अगेंस्ट हर विल, उस लड़की के, उस औरत के, उस वुमन के अगेंस्ट हर विल, मतलब उसके विल के अगेंस्ट जाकर के आप ऐसा कर रहे हैं। यदि विल है उसका तो कोई इशू नहीं, आप कुछ भी करिए अपने बेडरूम में, कोई नहीं आपको बोलने जा रहा। लेकिन अगेंस्ट द विल, जो ऊपर का जो हमने 4 कंडीशन हमने पढ़ा, वो कब अप्लाई होगा, जब आप ये सारी चीजें अगेंस्ट हर विल करेंगे, तब माना जाएगा कि रेप हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कहता है विदाउट हर कंसेंट। अब देखिए दोनों बहुत जरूरी है। एक कहा कि अगेंस्ट हर विल, उस लड़की का, उस औरत का विल नहीं है करने का ऐसा, तब आप कर दिए, रेप हो गया। अब कहता है विदाउट हर कंसेंट, मतलब उसने कंसेंट ऐसा नहीं दिया था। अब दोनों तो लग रहा है कि सिमिलर ही है, दोनों तो सेम ही लग रहा है, क्योंकि दोनों विल और कंसेंट की बात कर रहा है, लग रहा है कि सेम है, लेकिन सेम नहीं है, इसमें अंतर है। क्या अंतर है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहला तो क्लियर हो गया कि अगेंस्ट हर विल की बात कर रहा है, कि मतलब उसका बिल्कुल भी मन नहीं है ऐसा करने का और आपने कर दिया, ऊपर में से जो भी चीजें मैंने बताया वो कर दिया, तो माना जाएगा कि रेप है। अब अगला कहता है विदाउट हर कंसेंट, मतलब ये हुआ कि इवन विल था उसका करने का, लेकिन क्या आपने उससे पूछा। मान के चलो कि उसका मन था कुछ करने का, हो सकता है कि उसका मन था रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का, जिसमें आप अपने पेनिस को आप इंसर्ट करते हैं वेजाइना में। ये बात समझ में आ गया। ये इसके लिए वो एग्री थी, उसका विल था, अगेंस्ट द विल नहीं था। तो ये वाला जो पहला कंडीशन है ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका विल था करने का। लेकिन अब आप क्या करते हैं, अब आप फिंगर भी इंसर्ट करने का प्रयास करते हैं। उसका विल किस चीज का था, वो किस चीज के लिए एग्री की थी, वो एग्री की थी कि आप अपने पेनिस को इंसर्ट करें, रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करें, कोई इशू नहीं है, करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपने क्या करा, अब आप अपने फिंगर को इंसर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, आप ओरल सेक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, आप एनल सेक्स करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए तो वो विल नहीं दी थी ना। विल किस लिए दी थी, कि आप अपने पेनिस को इंसर्ट करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने कुछ और करा, तो वो कह रहा है कि विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर कंसेंट, ऑल्दो विल था उसका, लेकिन क्या कंसेंट, जो चीजें आपने कर रहे हैं अब कर रहे हैं, उसके लिए क्या उसका कंसेंट था क्या आपने पूछा था। चलो ठीक है, रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए था, क्या आपने पूछा था कि हाँ फिंगर कर सकते हैं कि नहीं, फिंगरिंग कर सकते हैं या नहीं, या फिर ओरल सेक्स कर सकते हैं या नहीं। यदि उसका कंसेंट नहीं था तो आपको वहीं रुकना था, वहीं रुक जाना था। लेकिन यदि आपने नहीं रुका और आप प्रोसीड कर गए, आप जो मर्जी आए करते गए, उस सिचुएशन में भी विल होने के बावजूद भी वो रेप के कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसीलिए दोनों को अलग अलग तरीके से बिल्कुल क्लियरली यहां पे लिखा है, ताकि कोई भी एम्बिग्विटी थोड़ा भी नहीं रह जाए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तीसरा वाला देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तीसरा वाला कहते हैं कि ऊपर जो भी कहानी हमने बताया वो यदि आप करते हैं, कब करते हैं, विथ हर कंसेंट, उस औरत का कंसेंट है जी, ठीक है, कंसेंट है, कोई इशू नहीं है। कंसेंट है तो अभी मैंने बताया कि जब कंसेंट है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब क्या कहता है आगे, उसको समझिए। कहता है कि विथ हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन whom she is interested in fear of death or of hurt। यदि आप कंसेंट इस हालात में लिए हैं जब
वो औरत मजबूर है ऐसा करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी, यदि तुम कंसेंट नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें हर्ट पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारा कान काट लूंगा, जीभ काट लूंगा, ये तमाम बात आपने किया। या फिर किसी वैसे व्यक्ति के बारे में कहा, हो सकता है उसके बच्चे हों, उसके आपने कहा कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारे बच्चे को गोली मार दूंगा, तुम्हारे बच्चे को चाकू मार दूंगा, या फिर तुम्हारे फादर को ऐसा कर दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड को ऐसा कर दूंगा। तो मजबूरी में वो कंसेंट दे दी, लेकिन ये कंसेंट नहीं माना जाएगा फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस फॉर दिस पार्टिकुलर सेक्शन फॉर द ऑफेंस ऑफ रेप। दो वो अपना कंसेंट दिए कि हाँ जी ठीक है मैं अपनी मर्जी से कर रही हूं, लेकिन ये कंसेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंसेंट है वो किस लिए लिया गया है? ये कंसेंट फोर्सफुली लिया गया है, अगेंस्ट द जाकर के उसके फियर करके, किसी के डेथ को करके या फिर हर्ट करने का फियर करके ये कंसेंट लिया गया है। और इसीलिए ये कंसेंट फ्री एंड फेयर कंसेंट नहीं होगा। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो आगे हम बताएंगे कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। कंसेंट हैज टू बी फ्री एंड फेयर, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। यहां पे फ्री नहीं है, यहां पे किसी कारण से मजबूरी में कंसेंट दिया जा रहा है, तो ऐसा कंसेंट को यहां पे रिकॉग्निशन नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है विथ हर कंसेंट। फिर से बोल दिया कि विथ हर कंसेंट जी, कंसेंट मिल गया। किन हालात में मिला फिर देखते हैं। विथ हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये थोड़ा टेक्निकल है। कहता है कि विथ हर कंसेंट, कंसेंट दे दिया गया करने के लिए, जो करना है करो, कोई इशू नहीं है। व्हेन, किस हालात में दिया गया? व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married। यदि औरत को ऐसा लग रहा है कि जो व्यक्ति उसके साथ सेक्स करना चाह रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाह रहा है, वो शायद उसका हस्बैंड ही है, उसको ऐसा आभास हो रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को जो करना चाह रहा है उसको पता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है। वो हो जाता है कभी कभी, मान के चलिए बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आपको मिल जाएंगे। मैंने कई बार ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें उस औरत को लगता है कि यही उसका हस्बैंड है, लेकिन वो हस्बैंड उसका नहीं होता है। वो मान के चलो कि आप ऐसा करते हैं कि आप अपना शकल को बदल देते हैं, आप कुछ मास्क लगा लेते हैं जिसमें उसके हस्बैंड जैसा आप लगते हैं, कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती है। यदि आप मास्क लगा लेते हैं और ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो उस, आप अपना माइक को ऑफ कीजिए, कौन ऑन करके रखे हो यार, माइक ऑफ कीजिए आप। यदि आप मास्क लगा लिए और उस औरत को लग रहा है कि ये मेरा हस्बैंड ही है, लेकिन आपको तो पता है ना कि आप उसके हस्बैंड नहीं है, आप जानबूझ करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाह रहे हैं, जबकि औरत को यह लग रहा है कि ये मेरा हस्बैंड ही है, क्योंकि आपने उसके हस्बैंड के जैसा मास्क पहन के रखा है, वो अलाउ कर देती है आपको। तो ये कंसेंट तो दिया गया यहां पे, ये विद द कंसेंट हुआ, लेकिन ये किस हालात में कंसेंट लिया गया उसी चीज के बारे में यहां पे कह रहा है कि यदि आप कुछ इस तरीके से करते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं जिसमें आपको पता होता है कि आप उसके हस्बैंड नहीं है, फिर भी आप ऐसा करते हैं, तो इस सिचुएशन में ये कंसेंट भी वैलिड नहीं माना जाएगा। आप में से कोई अपने माइक को ऑन करके रखा, उसको ऑफ कर दीजिए, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। अभी 1 मिनट दे रहा हूं, आप करिए, अदरवाइज रिमूव मैं कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है यहाँ पे? अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विथ हर कंसेंट, फिर से कंसेंट दिया गया, लेकिन अब किस हालात में कंसेंट दिया गया है उसके बारे में हम बात कर रहा है। कह रहा है विथ हर कंसेंट व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। क्या कह रहा है? बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। ठीक है, with the consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication। अनसाउंड माइंड है यदि कंसेंट उस हालात में दिया गया है जब औरत जो है वो अनसाउंड माइंड की है, या फिर इंटॉक्सिकेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर of any superfine or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent। यदि वो अनसाउंड माइंड की है और कंसेंट देती है, कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। यदि इंटॉक्सिकेशन है, शराब हो गया, शराब पिला दिया आपने, या तो आप पिला दो, या फिर हो सकता है आप अपने दोस्त को बोलोगे ऐसा करो, इस लड़की को शराब पिला दो, फुल पिला दो, चढ़ा दो, और उसके बाद आप ऐसा करते हैं। उस सिचुएशन में भी
उस सिचुएशन में जो कंसेंट दिया गया है वो भी कंसेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहां पे जो है आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का फायदा उठा रहे हैं या फिर इंटॉक्सिकेशन का फायदा उठा रहे हैं, या तो खुद शराब पिला दिया या किसी दोस्त को बोल करके करा दिया, तो चाहे खुद एडमिनिस्ट्रेट करो या किसी और के थ्रू कराओ, फर्क नहीं पड़ता। और नॉट ओनली शराब, बट यहां पे कह रहा है एनी सुपरफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस की भी किसी भी तरीके के गांजा है, भांग है, बहुत सारी चीजें हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो ये भी कंसेंट नहीं कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि विथ, अब देखिए चेंज कर रहा स्टेटमेंट, कर रहा है कि विथ और विदाउट हर कंसेंट, उसका कंसेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। किस सिचुएशन में? कहता है कि व्हेन सी इज अंडर 18 इयर्स ऑफ एज, यदि वो 18 साल से नीचे की है तो चाहे वो कंसेंट दे या ना दे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा माना जाएगा कि उसका कंसेंट था ही नहीं। इसीलिए ध्यान रखिए, जब भी ये जो चीजें होती है, आप जब भी रिलेशनशिप में ये तमाम तरीके की जो चीजें होती है, एज को डिटरमिन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आप एज के ये जो है ना, आप पे कोई भी लॉजिक नहीं चलेगा। यदि ये 17 साल 12 मंथ में एक दिन माइनस कर दो, इतना भी है ना, 17 ईयर्स 11 मंथ्स 29 डेज, फिर भी ये माइनर ही होगी, ये 18 साल पूरा नहीं माना जाएगा। और इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसा जो चीज है ये एज बहुत मैटर करता है, तो चाहे वो कंसेंट दे या ना दे, ऐसा माना जाएगा कि कंसेंट नहीं है वैलिड, और कंसेंट वैलिड नहीं है तो क्या होगा? रेप होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि व्हेन सी इज अनेबल टू कम्युनिकेट, ऐसा परिस्थिति आ गया जिसमें वो अनेबल टू कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है कंसेंट, वो जो लड़की है, औरत है, वो कंसेंट को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, फॉर वट एवर रीजन माइट बी। उस सिचुएशन में भी आपको सेल्फ एज्यूम नहीं कर लेना कि हाँ जी कंसेंट मिल गया और आप प्रोसीड कर गए, तो भी यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे भी रेप का कंडीशन है। तो देखिए इतना सारा ब्रॉड कर दिया गया, और हम लोग जो है, आम लोग जो है, वो यही समझते हैं कि जब मेल सेक्सुअल ऑर्गन को इंसर्ट करा जाता है तभी रेप होता है, मतलब रेगुलर इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स वही रेप है। अरे नहीं भाई, उससे बहुत ज्यादा रेप का डेफिनेशन है, उससे बहुत ज्यादा ब्रॉड रेप का डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है। चलिए हम कुछ और चीज को यहाँ पे डील करने का प्रयास करते हैं कि क्या है। कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए गए हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन के स्थिति में आपको इफ बट नहीं करना है, आप बिल्कुल भी डिफेंस नहीं ले सकते, बिल्कुल भी कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते, बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए एक्सप्लेनेशन को दिया गया है। क्या है एक्सप्लेनेशन, आप समझिए। यहां पे देखिए क्या करता है, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें टेक्निकलिटी ऑफ लॉ से आप खेलते हैं, आप टेक्निकलिटी को यूज करके आप बचने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया गया। यहां पे क्या कहा गया? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पस के लिए वेजाइना का मतलब समझाया गया है। वेजाइना शैल ऑल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा। आप में से जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी पढ़ा है 10 तक, उसको उनको लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा शायद जरूर पता होगा, और नहीं तो इस पिक्चर में देखिए, ये जो वेजाइना का पार्ट है, इस पार्ट के अलावा ये जो ये यहां तक ये वाला जो चीज है, ये लेबिया मेजोरा होता है, और इनर वाला यहां चीज है, ये लेबिया माइनोरा होता है। मान के चलिए कि किसी भी तरीके से आप छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो लेबिया मेजोरा हो या फिर लेबिया मेनोरा भी होगा, तो फर्क नहीं पड़ता। आप ये नहीं कर सकते कि साहब मैंने वेजाइना में तो इंसर्ट ही नहीं किया। देखिए डॉक्टर कह रहे हैं कि वेजाइना का स्टार्ट कहां से हो रहा है, वेजाइना स्टार्ट यहां से हो रहा है, लेकिन मैंने तो सिर्फ लेबिया मेजोरा तक आकर के छोड़ दिया था, या लेबिया माइनोरा तक आके छोड़ दिया, हमने तो इंसर्ट ही नहीं करा जी वेजाइना में, तो रेप नहीं होगा। बोला नहीं, ऐसा टेक्निकल इशू को लेकर के, टेक्निकल पॉइंट को लेकर के आप नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो ये टेक्निकलिटी का बहाना आप नहीं बना सकते, इसलिए पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, क्लियर कर दिया कि समझ जाइए, यदि ऐसा आप लेंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल आउटराइटली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए यहां पे लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, जो कि वेजाइना का एक पार्ट होता है, उसको आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, उसको भी इंक्लूड कर दिया गया है। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, कहता है कि कंसेंट मींस एनी अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट। बोलता है कि अनइक्विवोकल होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, वॉलंटरी, अपने मर्जी से होना चाहिए। व्हेन द वुमन बाय वर्ड्स, चाहे वो बोल करके या जेस्चर, जेस्चर से भी हो सकता है। आपने पूछा कि क्या हम
सेक्सुअल इंटरकोर्स करें? उसने बोला हाँ ठीक है, जेस्चर भी है, ठीक है। और एनी फॉर्म ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्युनिकेट्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट। इस बात को समझना पड़ेगा कि कंसेंट की जो बात हो रही है यहां पे, ये जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि वो हर बार आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो एग्रीमेंट बनाने कि हाँ जी हम करने वाले हैं। अरे ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे करने लगे फिर तो हो गया। यहां पे कह रहा है कि किसी भी तरीके से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसेंट मस्ट बी फ्री। कंसेंट कैसे कैसे हो सकता है? वर्ड से हो सकता है, हाँ उसने बोला कि हाँ हमें करना है। जेस्चर हो सकता है, एनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो सकता है, माइट भी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन एनी स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट। स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट, यदि उसको पेनिस इंसर्ट कराना है तो स्पेसिफिक हुआ कि पेनिस ही इंसर्ट होना चाहिए। आप यदि फिंगर करते हैं तो यह स्पेसिफिक नहीं हुआ, इसके लिए परमिशन आपको दोबारा लेना पड़ेगा। या फिर आप ओरल सेक्स करना चाहते हैं, इसके लिए तिबारा लेना पड़ेगा। एनल सेक्स करना चाहते हैं, चौथा बार लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपको दे दिया परमिशन तो आप जो मर्जी आए करने, नहीं, स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट की बात यहां पे कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट द वुमन हु डज नॉट फिजिकली रेसिस्ट to the act of penetration shall not by the reason only of that act be regarded as consenting to the sexual activity। अब मान के चलिए कोई लड़की कोई औरत रेसिस्ट नहीं कर रही है, आप प्रोसीड कर रहे हैं, वो रेसिस्ट नहीं कर रही है, इट डजंट मीन कि वो परमिशन आपको दे दी है। जब तक परमिशन एक्सप्लिसिटली नहीं हो, कंसेंट एक्सप्लिसिटली नहीं हो, तो वो कंसेंट नहीं माना जाएगा, इसलिए यहां पे लिखा गया है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, एक्सेप्शंस वेलफेयर के लिए दिए जाते हैं। क्या एक्सेप्शंस है उसको हम समझने का प्रयास यहां पे करते हैं। देखिए एक्सेप्शंस है यहां पे कि यदि सिचुएशन ऐसा आ जाए जहां पे अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कंस्टिट्यूट रेप, किसी भी तरीके का मेडिकल प्रोसीजर हो, उस सिचुएशन में यदि डॉक्टर कुछ ऐसा करते हैं जिसमें वो फीमेल ऑर्गन्स में, फीमेल पार्ट में कुछ इंसर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं फॉर मेडिकल पर्पस, उसी के अच्छाई के लिए, उस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा कि यार डॉक्टर साहब आपने कैंची कैसे इंसर्ट कर दिया, ये तो रेप है, क्योंकि कैंची भी एक ऑब्जेक्ट है, सीजर भी एक ऑब्जेक्ट है, हाउ डेयर यू, कैसे आपने कर दिया, ये तो रेप कर दिया आपने। तब बोलेगा यहां पे कि ना जी नहीं, डॉक्टर साहब को रुक जाओ, डॉक्टर साहब किस लिए किए, तो पता चला ऑपरेशन करने के लिए। अरे भाई ऑपरेशन करने के लिए नहीं कैंची लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, कैसे होगा फिर? तो इसीलिए यहां पे एक्सेप्शन दिया गया है कि इन हालात में रेप नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए एक्सेप्शन क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट बाय अ मैन विथ हिज ऑन वाइफ, अपनी ही वाइफ के साथ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर ऑफ एज इज नॉट रेप। यदि वाइफ 18 साल के ऊपर है तो रेप नहीं माना जाएगा। यदि 18 साल से नीचे है तो चाहे उसका स्वयं हस्बैंड ही क्यों ना हो, उसको भी रेप के कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ये जो है पूरा का पूरा एक सिस्टम है। पहले ये जो है 18 साल, ये पहले 15 साल हुआ करता था, लेकिन इसको चेंज करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको 15 से बढ़ा करके 18 कर दिया, तो यहां पे अब 18 हो गया है। तो ये इतना इस तरीके से ब्रॉड है रेप का डेफिनेशन, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि लॉ को नहीं पढ़ते हैं, और यही कारण है कभी कुछ ऐसा एक्ट कर देते हैं और लोग नहीं जानने के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है। तो लोगों को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है, तभी इस तरीके का जो हीनस क्राइम है इस तरीके का, इसको रोका जा सकता है। अब मैं समाप्त कर चुका हूं इस लेक्चर को। आप में से जिनको भी प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये लेक्चर अब खत्म होगा, इस लेक्चर के बाद मैं फिर से ऑन करूंगा और वो सिर्फ क्वेश्चन के पर्पस के लिए होगा कि आखिर आप कुछ यदि पूछना है, कोई डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे पाऊं। ये लेक्चर अब खत्म होगा, आप में से जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दिया, तो आप या तो आप मुझे बता दें कि क्या पूछा है, मुझे नहीं पता। सर हाँ बताइए। इसमें कहीं पे